नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पायल फिर से आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड में। भारतीय दंड संहिता में धारा 124A ब्रिटिश सरकार ने 1870 में जोड़ा था, जिसके अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ी, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेज़ों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो ये भी अपराध होगा। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई। इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने कुछ किताबों की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगवा दी थी जिसमें राजनैतिक गतिविधियां हो। लोकमान्य तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक पत्र से प्राप्त हुए। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसंत की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। इसमें 4 या 5 लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी, जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसंत, जो आयरलैंड से भारत आई हुई थी, उन्होंने वहाँ पर होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था। उसी तरह की प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। उन्होंने जनजागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। नागरिक प्रचारिणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी का वकालत की और कहा कि समान लिपि की समस्या ऐतिहासिक आधार पर नहीं सुलझाई जा सकती। उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से दलील दी कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। 1904 में नागरिक प्रचारिणी सभा में उन्होंने कहा था, देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने माउंट चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को ये सलाह अवश्य दी कि वो उनके प्रयत्नपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 2 अगस्त 1920 को बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। लोकमान्य तिलक ने यूं तो उनके पुस्तकों लिखी, किंतु श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को लेकर मंडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है।
जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी समस्त पुस्तकें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में लोकमान्य तिलक मंदिर, नारायणपेट, पुणे से सर्वप्रथम प्रकाशित हुए। बाद में उन्हें अन्य प्रकाशकों ने भी छापा।